तो पर्पस जब डिसाइड हो जाता है कि भैया वो बिजनेस के लिए यूज किया गया है, अब हम ये देखते हैं, मेजर करते हैं कि क्या वो क्वालिटेटिव है या फिर वो क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि उसमें क्वालिटीज होती है, जैसे कि हार्डवर्क एक क्वालिटी है, तो ऐसे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना मुश्किल है। आप किसी की हार्डवर्क को रिकॉर्ड कर अमाउंट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि भाई इसने इतनी हार्डवर्क करी है तो इसे इतना नहीं कर सकते। हम हार्डवर्क को कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। तो दोज ट्रांजेक्शंस, मेरा कहने का मतलब यही है कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस उन ट्रांजेक्शंस को कह सकते हैं दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस जो होते हैं ये टर्म्स ऑफ मनी में मेजर्ड हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, टर्म्स ऑफ मनी में मेजर्ड हो सकते हैं, ये मनी मेजरेबल होता है। ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस उन ट्रांजेक्शंस को कहा जाता है, पहली बात कि उनका अमाउंट क्लासिफाइड हो, सबसे पहली बात कि अमाउंट में हो, और दूसरी बात उनका पर्पस बिजनेस के लिए हो, पर्सनल के लिए नहीं हो, और तीसरी बात वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हो, तभी हम उस ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन की श्रेणी में डालेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन के शेड्यूल में डालेंगे। अदरवाइज उस ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते हैं। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसका सबूत क्या है? आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स के अंदर, तो उसका सबूत क्या है? कैसे कर ली? कल आप ऑडिट में जाएंगे, कल आपकी कोई गवर्नमेंट चेकिंग आ जाती है, या गवर्नमेंट आपको पूछती है कि भैया ये 1 करोड़ का अकाउंट, ये सर जो 1 करोड़ का अमाउंट जो आपने रिकॉर्ड कर लिया, वैसे 1 करोड़ का अमाउंट वो रिकॉर्ड करता है, तो वो जो ये कितने का भी अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, इसका सबूत क्या है कि आपने कहाँ से कमाया, क्या है क्या नहीं है? तो गवर्नमेंट पूछ सकती है, साथ में आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज पूछ सकती है कि आप कैसे कर रहे हो। तो उसके लिए अब मैं थोड़ा बोर्ड को रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम देगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन तो आप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, जो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसके लिए हमारे पास में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए बिजनेस ट्रांजेक्शन का। अब सर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्या कहते हैं? हम इन डॉक्यूमेंट्री एंड दे आर नोन एज, हम इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग वाउचर्स। तो इसको आप लिख सकते हैं, व्हाट आर द सपोर्टिंग वाउचर? सपोर्टिंग वाउचर्स आर दोज वाउचर्स which are the documentary evidence of any business transaction. That is the definition of supporting voucher. Is it clear? तो supporting vouchers क्या हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? तो पहला बैंक की पे इन स्लिप, ठीक है। दूसरा कैश मेमो, तीसरा कैश रिसिप्ट, चौथा चेक्स, चेक वगैरह, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं। और आपका परचेज ऑर्डर, और आपकी कैश रिसिप्ट हो गई, परचेज ऑर्डर हो गया, और आपका कोई भी एनी डॉक्यूमेंट which support any transaction, जो ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। पे इन स्लिप मालूम है ना क्या होता है? जब भी हम अमाउंट जमा करते हैं ना बैंक के अंदर, तो हमारी दो स्लिप्स बनती हैं, एक हमारी स्लिप होती है और एक बैंक की स्लिप होती है। तो हमारा बैंक की स्लिप तो वहाँ पे जमा हो जाती है, हमें जो स्लिप मिलती है दैट इज नोन एज द पे इन स्लिप। कैश में हो जाते हैं, कैश मेमो का इशू होता है कि जब हम कैश रिसीव नहीं करते हैं, हमें कैश की डिमांड करी जाती है, तब हमें कैश मेमो इशू होता है। कैश रिसिप्ट क्या होते हैं? जब हम किसी को कैश देते हैं तो उसके लिए जो रिसिप्ट मिलती है वो कैश रिसिप्ट होती है। चेक्स एंड डीडी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। परचेज ऑर्डर, जब हमें कोई परचेज कोई सामान खरीदने का ऑर्डर, जब हम किसी को सामान खरीदने के लिए कुछ देते हैं, अपना रिक्वेस्टेशन देते हैं, दैट इज नोन एज द परचेज ऑर्डर। और भी कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आता है दैट कैन बी नोन एज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। तो कैश मेमो कब दिया जाता है? जब व्हेन cash sales is there, cash sales is there, when there is cash sales. Cash is it? When cash received, when cash received by the firm. जब कोई फर्म कैश रिसीव करती है तब हम कैश रिसीट देते हैं, ठीक है। चेक्स एंड डीडी के बारे में शायद आप लोगों को मालूम होगा। इनवॉइस और बिल क्या होता है? ये 7 और जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर, इनवॉइस और बिल्स। इनवॉइस एंड बिल्स, इनवॉइस और बिल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब व्हेन गुड्स आर sold on credit, तब आपका इनवॉइस एंड बिल्स आते हैं, तब आपके ये जो इनवॉइस और बिल्स जनरेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स ने गुड्स बेचे वाई को, तो वो उसे क्या देगा? कैश रिसिप्ट नहीं देगा, कैश मेमो नहीं देगा, वो उसे क्या देगा? बिल देगा कि भाई तुमने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो इस वजह से यू विल बी गिवन द इनवॉइस और बिल, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द कैश, दैट इज व्हाट इज नोन एज द इनवॉइसेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट? पे इन स्लिप के बारे में मैंने बता ही दिया है। हाँ, एक और चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। इतना ये सब समझ में आया? या पे इन स्लिप को और लिख देता हूँ, व्हेन कैश चेक कैश डिपॉजिटेड, कैश और चेक, when cash or check deposited in bank, ये छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बाकी सब आपको बुक में मिल जाएगा इसके बारे में नोट, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो when the cash or check deposited in bank, that we get the this पे इन स्लिप। और ये चेक और डीडी, any cash received through बैंक, तो वो आपके चेक और डीडी के बीच में आता है, ठीक है। परचेज ऑर्डर, व्हेन परचेज, व्हेन ऑर्डर फॉर परचेज इज जनरेटेड, तो वो किसके फॉर्म में जनरेट होता है? आपका परचेज ऑर्डर के फॉर्म में जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को मशीन खरीदनी है अपने फर्म के लिए, तो वो क्या पहले देंगे? परचेज ऑर्डर देंगे उस पर्टिकुलर एक्स वाई फर्म को। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर एक्स ने मशीनरी परचेज करने के लिए बोला मिस्टर वाई से, तो पहले मिस्टर एक्स क्या देंगे? परचेज ऑर्डर देंगे वाई को, ठीक है। बाद में वाई उसको एग्जीक्यूट करेगा और गुड्स देगा किसको? मिस्टर एक्स को, ठीक है। अब एक्स जो है वो पेमेंट करेंगे, जैसे कुछ रिसीव होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपके परचेज ऑर्डर के अंदर बताई गई होती है कि हम पेमेंट कैश में करेंगे या ऑन द डिलीवरी करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, या थ्रू द चेक और डीडी करेंगे, या थ्रू किसी और पेमेंट के मोड से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें गिवन हुई होती है। टर्म्स एंड कंडीशन को जो डिक्लेयर करता है वो परचेज ऑर्डर होता है।
फिर उसके बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो उसका पेमेंट हो जाता है। वो पेमेंट हो सकता है आपका कैश में हो सकता है, चेक में हो सकता है, या फिर आपको उधार में वो बिल के भी हो सकता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट जाते हैं हम लोग डेबिट नोट के ऊपर। डेबिट नोट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंट्स में, बहुत खेला जाता है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अच्छा पहले बताइए, डेबिट और क्रेडिट के बारे में तो ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा, तो बता दूँ इसको बाद में ही डिक्लेयर करेंगे। वी विल डिस्कस इट लेटर, या फिर चलो अभी कर ही देते हैं। चलो नेक्स्ट। तो डेबिट नोट क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं हमारे अकाउंट्स में, एक तो होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है,